गुड इवनिंग एवरीवन। जुडिशरी मिशन सक्सेस जेएमएस लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की चैप्टर नंबर 6 में जो 3 सेक्शंस हैं न्यूली एडेड हुए हैं, धारा 111, धारा 112, धारा 113, आज हम तीनों के लिए डिस्कस करेंगे। हम आपके लिए बता देते हैं कि ये आईपीसी में नहीं थे, ये सेक्शंस बीएनएस में इसे नया जोड़ा गया है और ये नए सेक्शंस हैं और इन तीनों के लिए हमें न्यूली एडेड है। और यहां से मैं आपके लिए बता दूं प्री मेंस इंटरव्यू एवं इनकी जो पनिशमेंट है उन्हें भी याद करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। और क्वेश्चंस देखने के लिए एमपी सिविल जज या एमपी एडीपीयू एवं अदर जुडिशरी एग्जाम जैसे कि एआईबी हुआ या जो भी जितने भी एग्जाम हैं स्टेट लेवल के, उनमें देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी हमारे नए प्रावधान रहते हैं हमें उन्हें अच्छे से देखना है और लर्न करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से सेक्शंस आने की बहुत ही संभावना रहती है। अंदर से भी देखना है, ऐसा नहीं है कि हेडिंग याद कर ली, हमें सारी ही चीजें इन्हें देखते हुए चलना है। चलिए तो मैं स्टार्ट कराता हूँ आज के इस जुडिशरी मिशन सक्सेस जेएमएस लॉ क्लासेस के माध्यम से। आज हम क्लास के लिए संचालित करते हैं आगे। तो देखते हैं हम धारा 111 क्या बात करती है। तो 111 निकाल लीजिए आप सभी लोग, फिर हम देखते हैं 111 से क्या नया जोड़ा गया। तो आप सभी लोग 111 निकाल लें, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। तो 111 बात करता है एक तरीके से संगठित अपराध। क्या होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? आप सभी लोगों ने देखा होगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लिखा है इसमें। क्या होते हैं संगठित अपराध? तो हम समझते हैं एक एक से संगठित अपराध होते क्या हैं और इन्हें क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। इन सारी चीजों के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। तो संगठित अपराध के लिए आप सभी लोग निकाल लें। संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं, इन्हें हमें हेडिंग वाइज भी याद करते हुए चलना है और इसे हमें अंदर से भी याद करना है। और इसकी पनिशमेंट विशेष रूप से थोड़ा कंफ्यूजन का सब्जेक्ट रहने वाला है, उनके लिए भी हमें याद करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम संगठित अपराध के लिए सेक्शन 111 में प्रावधानित किया गया है। संगठित अपराध होते क्या हैं देखते हैं हम। किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की और से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसमें व्यापहरण, डकैती, यान, चोरी, ठीक, चोरी के बाद है उद्दापन, भूमि हत्याना, संविदा पर हत्या करना, ठीक है, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों एक तरीके से व्यक्तियों की औषधियों द्वारा भी हत्या की जा सकती है, ठीक है, हथियारों द्वारा, ठीक है, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधिविरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा। इसमें कुछ विशेष प्रकार के अपराध बताए हैं। इसमें बताया गया है कि संगठित अपराध होता क्या है, इनमें किन किन अपराधों के शामिल किया गया है। हम एक एक से इन्हें देखते हैं क्या होते हैं संगठित अपराध। तो सबसे पहला इसमें आया है संगठित अपराध के लिए सिंडिकेट। अभी हम इसका सिंडिकेट का मतलब समझेंगे, सिंडिकेट होता क्या है। तो मैं अभी बता देता हूं आपके लिए। सिंडिकेट के लिए हमें समझना अति आवश्यक है, क्योंकि सिंडिकेट के ऊपर ही चीजें डिपेंड हैं। संगठित अपराध का सिंडिकेट, सिंडिकेट होता है एक तरीके से हम कहें दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा या समूह द्वारा या उनके अकेले द्वारा कोई वो ऐसा कृत्य करते हैं जिससे क्या है एक तरीके से कंटिन्यू तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी की जा सके, उसे हम कहते हैं संगठित अपराध, सिंडिकेट कार्य करना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें एकल रूप से या तो वो अकेला कर सकता है या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी मिलकर कर सकता है, दो या अधिक व्यक्ति। ठीक है, सामान्य मति से यानी उनका एक तरीके से हम कहें उनका इंटेंशन की बात कर रहे हैं, सभी का इंटेंशन सेम होना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ अपराध बताए गए हैं, या तो किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा, या तो कोई एक व्यक्ति कर सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्संस माने हम। दूसरी हम बात करते हैं सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का मतलब होता है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ही आधार पे सेक्शन टिका हुआ है एक तरीके से हम कहें।
तो क्या होता है, ऐसा कोई आप अपराध गारत करते हो या ऐसा कोई आप कार्य करते हो जो विधि द्वारा क्या है एक तरीके से प्रतिषिद्धित किया गया है, यानी मना किया गया है, और आप ऐसा कोई कार्य करते हो जो 3 या 3 से अधिक वर्ष के कारावास से एक तरीके से कहें हम अपराध हो, यानी संज्ञेय अपराध की बात की गई है इसमें। और हम बात करते हैं आप कोई ऐसा कार्य करते हो जो एक या अधिक तरीके से एक तरीके से हम कहें जो चार्जशीट फाइल होती है वो 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई है। मतलब सेम संज्ञेय अपराध के संबंध में या विधि विरुद्ध तरीके से हम कहें कोई ऐसा आपने विधि विरुद्ध कार्य किया है जो विधि द्वारा क्या है प्रतिषिद्धित है, यानी मना किया गया है, लेकिन फिर भी आपने ऐसा कार्य किया है या 3 या अधिक वर्ष का जो अपराध है आपके लिए सजा हुई थी, या एक तरीके से हम कहें संज्ञेय अपराध है, लेकिन फिर भी आप एक तरीके से मैं कहूं कि 10 वर्ष की अवधि के भीतर आपकी जो चार्जशीट है वो एक या एक से अधिक बार पेश हो गई है, तो उसे कहेंगे हम सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, यानी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जिसमें व्यपहरण आपके लिए पता होगा, किडनैपिंग, ठीक है, रॉबरी, डकैती, ठीक है, या यान चोरी, ये कुछ विशेष प्रकार के अपराध बताए गए हैं। ठीक है, उद्दापन वगैरह कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन, भूमि को हथियाना आपने देखा होगा, लोग भूमि पे कब्जा वगैरह कर लेते हैं। उसके अलावा आप संविदा द्वारा हत्या करना, ये कहें हम बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला सेक्शंस, ये वाला लाइन है ना, वो बहुत ज्यादा देखने के लिए यूज हो रही है आजकल। संविदा पर हत्या करना, क्या होता है संविदा पर हत्या करना? लोग रोज देखते हैं इस चीज के लिए न्यूज़पेपर में या अन्य किसी माध्यम से कि उसने सुपारी दे दी, सुपारी एक वर्ड नाम सुना होगा, वो हत्या करने के लिए या कोई अपराध करने के लिए, इसमें बेसिकली संविदा पर हत्या करना बताया गया है। यानी कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आप सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर दो, मैं आपके लिए इतना पैसा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तो आपके लिए पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो विधिता परिवर्तनीय हो, सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऐसा कोई कार्य जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो संविदा कहलाता है, उसे तो हम कहते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसका भाई हम विधि द्वारा परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, शून्य एक तरीके से जो आप कार्य करा रहे हो। आप किसी व्यक्ति के लिए, आप ही बताइए, आप किसी व्यक्ति के लिए संविदा कर रहे हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दो, क्या इलीगल है? नहीं है, इलीगल है। इलीगल की डेफिनेशन में पहले ही पढ़ी थी इलीगल क्या होता है। ठीक, तो आगे लिखे हम आर्थिक अपराध, फिर आया एक वर्ड आर्थिक अपराध। इकोनॉमिक्स ऑफेंस होते क्या है, इन्हें भी समझना जरूरी है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के लिए आप धनीय फायदा उपलब्ध करा रहे हो, एक तरीके से हम कहें, मैं एक तरीके से जो मनी के बेनिफिट्स हैं, आपने देखा होगा एटीएम वगैरह, बैंक वगैरह, करेंसी वगैरह, जितने भी बैंक से रिलेटेड ऑफेंस हैं वो आते हैं इकोनॉमिक्स ऑफेंस में। अभी अब मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा सारी चीजें, अभी केवल इतने ही समझे। साइबर अपराध, साइबर अपराध आप सभी लोग जानते होंगे, जो एक तरीके से कहें मीडिया वगैरह, जो आईटी एक्ट है जिसका सेक्शन 66 एफ क्लॉज है, वो बताता है साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद के बारे में। आईटी एक्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे जब उसे और अच्छे तरीके से देखेंगे क्या होता है आखिर साइबर अपराध। ठीक है, उसके अलावा व्यक्तियों और औषधियों के द्वारा, आपने देखा होगा औषधि वगैरह से भी आप कर सकते हो ये क्या, संगठित अपराध। ठीक है, या हथियारों द्वारा, हथियार तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, स्मगलिंग वगैरह कर रहे हो आप हथियारों की, या आप देखें अवैध या माल सेवाओं का दुर्व्यापार कर रहे हो, एक तरीके से मैं कहूं व्यक्तियों का आप दुर्व्यापार कर रहे हो, या माल के लिए एक तरीके से इलीगल तरीके से आप हथियारों के सेलिंग वगैरह कर रहे हो, या बॉइंग वगैरह कर रहे हो, खरीदारी कर रहे हो आप, या प्रोस्टिट्यूशन आप करा रहे हो। ठीक है, या फिरौती वगैरह है, फिरौती आप जानते होगे, फिरौती या संविदा पर हत्या, फिरौती दे दी आपने किसी व्यक्ति के लिए कि ऐसा करना, उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो अपराधी तो माना जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि संगठित अपराध होते क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक, उसके अलावा फिर देखा हमने मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपने आप में ही अपराध हैं। जितने हम पढ़ रहे हैं सारे अपने आप में अपराध हैं, वो इन्हें कहीं ना कहीं परिभाषित किया गया है। मोस्टली बीएनएस में इन्हें सारे अपराधों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, चाहे आप डायरेक्ट रूप से करो या इनडायरेक्ट रूप से। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट एक तो आप स्वयं में ऐसा काम कर रहे हो, जितने भी मैंने ग्राउंड बताए हैं आपके लिए,
या आप क्या कर रहे हो, जो अपराध हमने देखे हैं, या तो आप स्वयं कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब होता है आप उसमें इन्वॉल्व हो लेकिन आप स्वयं नहीं कर रहे हो, दूसरे से करा रहे हो ऐसे अपराध, ठीक है। या कोई तात्विक फायदा वगैरह हो रहा है, या वित्तीय फायदा, जिससे एक तरीके से हम कहें हिंसा की धमकी, अवित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करता है। या तो आप किसी व्यक्ति के लिए थ्रेटन कर रहे हो इस ऐसे कार्य से, ऐसे अपराध से, या हिंसा की धमकी दे रहे हो आप, या अवित्रास कार्य कर रहे हो, या उत्पीड़न वगैरह कर रहे हो, हरेसमेंट कर रहे हो आप ऐसी कंडीशन में, या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा आप क्या कर रहे हो एक तरीके से, तब कहा जाता है, जब आप इतने अपराध कर रहे हो तब कहा जाता है कि आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, संगठित अपराध किया है। आईपीसी में ये नहीं था संगठित अपराध। धारा 111, धारा 112, धारा 113, ये तीनों ही नए सेक्शंस जोड़े गए हैं बीएनएस में। तो आप इन तीनों पे लिखें न्यूली एडिड, नए प्रावधान जोड़े गए हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्पष्टीकरण के बारे में। तो स्पष्टीकरण के लिए हम देखने से पहले थोड़ा मैं एक बार और इन्हें शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि आपके लिए इसे याद करते हुए चलना है और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से, इसी क्रम में इसे समझते हुए चलें, क्योंकि इसे मेंस का क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, और प्री में भी इनसे जो अपराध से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कौन कौन से ऑफेंस हैं शॉर्ट में। एक तरीके से संगठित अपराध क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं। किसी संगठित अपराध का सिंडिकेट सदस्य के रूप में क्या कार्य करते हो, या सिंडिकेट की ओर से, या तो आप एकल रूप से कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, या संयुक्त रूप से कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सामान्य मति से कोई ऐसा कार्य कर रहे हो आप, या व्यक्ति द्वारा, या तो एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों के समूह द्वारा आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे किसी व्यक्ति के लिए सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज हो जिससे। अब इसमें बताया गया है कुछ विशेष प्रकार के अपराध, कौन कौन से अपराध इसमें आते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, संगठित अपराध में तो मैं बता देता हूं। एक तो व्यापरण आता है, आप हो सकता है तो इस पे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके डाल लीजिए, इससे आपके लिए पता होगा और आपके लिए मेंस में इजीली से लिख पाओगे आप, क्योंकि इसमें तो कंफ्यूजन हो सकता है कि आप एक आध छोड़ दें। तो मैं आपके लिए बोलता चल रहा हूं, आप एक एक से नंबरिंग कर लें इस पे, इससे आपके लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस ऑफ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए याद रहेगा, ठीक है। पहला है व्यापरण, दूसरा है डकैती, तीसरा है यान चोरी, चौथा है उद्दापन, पांचवा है भूमि हत्याना, छठवा है संविदा पर हत्या, सातवां है आर्थिक अपराध, आठवां है साइबर अपराध, ठीक। 8 बता दिए मैंने। 90 पे डालें आप औषधियों द्वारा, 10 पे डालें आप हथियारों द्वारा, 11 पे डालें अवैध माल, 12 पे डालें आप सेवाओं का दुर्व्यापार, 13 पे डालें प्रोस्टिट्यूशन, और 14 पे डालें मानव दुर्व्यापार। ऐसे अपराध में शामिल है। कौन से अपराध में? संगठित अपराध। यानी 14 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। एक तरीके से हम देखें तो हमें ऐसे ही इसे याद करना है। इस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या रहेगा, एक तरीके से हमें पता रहेगा कि 14 प्रकार के अपराध के लिए डिस्कस किया गया है। तो हम मोस्टली जब नंबरिंग करके करेंगे तो मोस्टली हम सामने वाले व्यक्ति के लिए बता देंगे ये चीजें, ठीक है। हो सकता है आपके लिए ऐसे भी याद हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इसके स्पष्टीकरण के लिए, जिसमें मैं कहूं स्पष्टीकरण के लिए मैं शॉर्ट में अभी डिस्कस करा चुका हूं, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। इस अपराध के प्रयोजनों के लिए संगठित अपराध सिंडिकेट, आप अंडरलाइन करेंगे हेडिंग पे, संगठित अपराध सिंडिकेट यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, हेडिंग बना लें आप इसे। इसमें लिखा है 2 या अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले समूह के रूप में कृत्य करते हैं या किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त हैं। क्या बात कर रहा है, एक तरीके से हम इसे देखें इसमें क्या चीज की गई है बात। तो इसमें लिखा है 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या कार्य कर रहे हैं, या तो किसी समूह, मतलब एक तरीके से समूह ही तो आएगा 2 और मोर पर्सन में, 2 या अधिक से व्यक्ति समूह के अंतर्गत तो आएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो, या तो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में, या वो अकेले, या एक तरीके से मैं कहूं सामूहिक रूप से क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्ट कमिट कर रहे हैं जिससे क्या हो, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में लिप्त हो सकें उस, या तो वो ग्रुप या वो 2 और मोर पर्सन।
ठीक, अब इसमें भैया ये लिखा है सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, ये क्या होता है? कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। तो इसका सेकंड देखें स्पष्टीकरण का, सेकंड बताता है इसका। सेकंड बात कर रहा है सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, अंडरलाइन करें हेडिंग के रूप में, से विधि द्वारा प्रतिसिद्ध ऐसा कृत्य अभिप्रेत है जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो एकल या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक या एक से अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर, ठीक, सक्षम न्यायालय के समक्ष यानी कंपिटेंट कोर्ट के समक्ष दाखिल किए गए हैं, द्वारा किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान ग्रहण कर लिया है और उसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं। क्या बात कर रहा है ये? कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या बात कर रहा है? इसके संबंध में एक एक्ट भी है, अभी हम डिस्कस करेंगे उस एक्ट का नाम, ठीक, और एमपीएडीपीयू का सब्जेक्ट भी है, ये भी बता दूं मैं आपके लिए, ठीक। उसके लिए हम देखते हैं सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी होता क्या है। तो मैं आपके लिए बताऊं, कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हो जो विधि द्वारा क्या है? प्रतिसिद्ध है, यानी जिसे विधि द्वारा अपराध घोषित किया गया है या जिसे विधि द्वारा मना किया गया है कि आप ऐसा कार्य नहीं करोगे, आप ऐसा एक्ट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? 3 या 3 से अधिक का कारावास है उस एक्ट के लिए, ठीक है, दंडनीय है 3 या 3 से अधिक वर्ष के कारावास से। और ऐसी कंडीशंस में क्या है? ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं यहाँ पे समझना थोड़ा जरूरी है। मैं जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2023 के लिए डिस्कस कराऊंगा तो वहां पे सारी, एक तरीके से कहूं कॉन्सेप्चुअल बेस पे हम सारी चीजें देखेंगे। संज्ञेय अपराध होता क्या है तो मैं आपके लिए शॉर्ट में बता देता हूं। यहाँ पे ऐसा कोई अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तार कर लेता है तो उसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया आपके लिए, तो यहाँ पे इतना ही समझेंगे, बाकी हम BNSS के लिए डिस्कस करेंगे 2023 में, उससे हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब एक तरीके से देखें हम, ये हो गया भाई संज्ञेय अपराध ही बता दिया, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में विधि द्वारा प्रतिसिद्ध भी बता दिया, 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय आप कोई संज्ञेय अपराध कर रहे हो। इसमें एक और पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा है 1 या अधिक बार आपके क्या है? आरोप पत्र यानी चार्जशीट फाइल की गई है 10 वर्ष के पूर्ववर्ती अवधि के भीतर, यानी 10 वर्ष की मैं बात करूं, अभी 25 चल रही है, 25 से आप 10 वर्ष के भीतर लगाइए, यानी 20 मान लीजिए। 2020 से पहले आप पे क्या हुआ? एक बार और ऐसे ही अपराध के लिए ट्रायल हुआ है, ठीक। अब क्या हुआ था? उसमें भी आपके लिए सजा हो गई थी और सक्षम न्यायालय द्वारा आपका जो भी हम कहें ट्रायल वगैरह चला था और फिर आप उसी अपराध में इन्वॉल्व पाए गए तो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप माना जाएगा कि आप इस जो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी है, उसके अंतर्गत आपका जो अपराध है वो आएगा, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और लिखी है, ऐसे अपराध का ग्रहण कर लिया है, और इसमें एक नीचे लाइन लिखी है इकोनॉमिक्स ऑफेंस भी शामिल है इसमें। भाई इकोनॉमिक्स ऑफेंस क्या होते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज में? इकोनॉमिक्स ऑफेंस 111 के एक तरीके से मैं कहूं खंड 3 में या सब खंड 3 में आप 111 लिख सकते हो, 3 खंड से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं थोड़े, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स ऑफेंस के बारे में बताया गया है और कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अभी ये नए प्रावधान है, मैं आपके लिए एक और चीज क्लियर कर देता हूं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप ये चीज के लिए ना देखें कि कहां से क्वेश्चंस आएगा, आपके लिए इसे गो थ्रू याद करना, लर्न करना है एक तरीके से, जितने भी नए प्रावधान हैं, और मैं एक दिन आपके लिए बताऊंगा कैसे इन्हें याद कर रहा, उनकी भी हम ट्रिक बिल्कुल प्रिपेयर के साथ बताएंगे आपके लिए। तो आर्थिक अपराध क्या होते हैं? तो आर्थिक अपराध इकोनॉमिक्स ऑफेंस के लिए डील करते हैं हम। आपराधिक न्यासभंग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, हवाला ट्रांजैक्शंस, बड़े पैमाने पर विपणन, कपट या किसी प्रारूप में धनीय फायदा अभिप्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना,
या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था या संगठन को कपट करने की दृष्टि से किसी रीति में कोई कृत्य करना शामिल है। आर्थिक अपराध क्या होते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं। आर्थिक अपराध एक तरीके से कहूं हम, एक तरीके से देखें हम इसमें CBT, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग, किसी का विश्वास भंग करना। दूसरा कूट रचना, ठीक है। करेंसी नोट आप सभी लोग जानते हैं, बैंक नोट आप बना रहे हो, करेंसी नोट्स फर्जी तरीके से। सरकारी स्टाम्प बना रहे हो, आपने देखा हुआ स्टाम्प वगैरह कोर्ट में यूज होते हैं, ठीक। या आप कूटकरण कर रहे हो, हवाला ट्रांजैक्शन आप सभी लोग जानते हैं, पैसा वगैरह इधर से उधर करना, एक देश से दूसरे देश की करेंसी के लिए एक तरीके से कहें हम इलीगल तरीके से दूसरे व्यक्तियों देशों में पहुंचाना, जिससे आपका पैसा सिक्योर हो सके, टैक्स ना लगे, ठीक। या कोई आप बड़े पैमाने पर विपणन वगैरह करते हो, जो हम खाद वगैरह सामग्री वगैरह आती होंगी इसमें विपणन वगैरह में, और कपट कर रहे हो, ऐसा कोई तथ्य है जिसका आप सक्रिय तरीके से छुपा रहे हो, ठीक है, तो कपट की डेफिनेशंस में आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 8072 के सेक्शन 17 में देखें कपट होता क्या है, ठीक है। या कहें हम कोई आप ऐसी स्कीम चला रहे हो, या बैंक या वित्तीय संस्था चला रहे हो आप, या कोई अन्य संगठन जो कपट करने की दृष्टि से या कोई ऐसा कृत्य शामिल है, तो आर्थिक अपराध समझें। एक तरीके से हम कहें इसमें मनी से संबंधित अपराध के बारे में इसे डिस्कस किया गया है। उसके बाद हम डील करेंगे इसके संगठित अपराध के लिए कितनी पनिशमेंट है, तो आपके लिए A और B दोनों ही क्लॉज के लिए याद करते हुए चलना है। इनमें संगठित अपराध में कितनी पनिशमेंट है उसे भी समझते हैं हम। तो पहला देखें हम, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है भाई संगठित अपराध आपने किया है, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं संगठित अपराध ऑलरेडी। यदि आप ऐसा कोई अपराध करते हो संगठित अपराध का सेक्शन 111 के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट मैं आपके लिए बता दूं एक और बात, कि प्रत्येक अपराध के लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट जरूर दी जाती है लॉ के लिए। तो 111 संगठित अपराध है, पनिशमेंट तो होगी। तो सेक्शन 111 के क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इसमें पनिशमेंट दी जाएगी। यदि आप ऐसी संगठित अपराध में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारक कर देते हो तो आपके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माना यानी प्लस फाइन होगा। फाइन कितना दिलाया जाएगा, 10 लाख से कम नहीं दिलाया जाएगा, ठीक। दूसरी हम बात करते हैं अन्य अपराध के मामले में, आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसे, मृत्यु के लिए अंडरलाइन करें और अदर केसेस के लिए अंडरलाइन करें आप। अदर केसेस किसी अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख से कम नहीं होगा। इसे समझे भाई, अन्य अपराध एक तरीके से अन्य मामले के लिए क्या बात कर रहा है। एक तो आप मृत्यु कर दो तो ए के अकॉर्डिंग सेक्शन 111 के सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग पनिशमेंट होगा। यदि आप अन्य मामले में करते हो, अन्य मामले का मतलब है आप किसी व्यक्ति के लिए उपति पहुंचा दो, घोर उपति पहुंचा दो, डेथ नहीं हो रही है यहाँ, तो ऐसी कंडीशंस में कितनी पनिशमेंट है। तो ऐसी कंडीशंस में आप ग्रेविटी देखें, नेचर देखें ऑफेंस का, थोड़ा कम पनिशमेंट मिलेगी। तो देखें इसके लिए भाई लिखा है इसमें कि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, कितना प्लस एक तरीके से मैं कहूं किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। 5 से तो कम दे ही नहीं सकते अन्य मामले में, लेकिन आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। और फाइन कितना होगा भाई, 5 लाख से कम का नहीं होगा फाइन, ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं क्लॉज 3 निकाल लें आप। जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण प्रयत्न षड्यंत्र करता है या जानते हुए कार्य किया जाना शुक्र बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह किसी ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और ऐसी जुर्माने के लिए जो दायी होगा एक तरीके से जो 5 लाख से कम नहीं होगा। क्या बात की गई है इसमें जुर्माने की बात की गई है। आप अंडरलाइन करेंगे, अबेट्स अटेम्प्ट कॉन्स्पायर्स यानी दुष्प्रेरण प्रयत्न और षड्यंत्र करते हैं कोई व्यक्ति जानते हुए या कोई फैसिलिटी उपलब्ध करा रहा है ऐसे अपराध को करने के लिए, जो संगठित अपराध के प्रारंभिक कार्य में या अन्यथा आप एंगेज हो रहे हो,
ऐसा आप जानते हो कि ये संगठित अपराध है, फिर भी आप एंगेज हो रहे हो ऐसे अपराध में, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए कितनी पनिशमेंट होगी? 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा। एक तरीके से हम कहें 2 की सबसेक्शंस बी में और 3 में सेम पनिशमेंट देखने के लिए मिल रही है। देखना आप सेम है, ठीक। उसके बाद इसका सबसेक्शन 4 देखें आप, ठीक है, क्लॉज 4 देखें। इसमें क्या बात की गई है? कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख से कम नहीं होगा। सबसेक्शन 3 और 4 की भी सेम है पनिशमेंट, समझें आप। इसमें अंडरलाइन करें आप, संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य, केवल मेंबर पे भी अंडरलाइन कर लें चलेगा, ठीक है। आप मेंबर हो तब भी आपके लिए पनिशमेंट है। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो यहां पे लिखा है कि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और प्लस फाइन है। और एक तरीके से कहें हम, फाइन कितना होगा? 5 लाख से कम नहीं होगा, ठीक। तो एक तरीके से तीनों क्लॉजों की पनिशमेंट सेम थी। अन्य केसेस की 2 की, 2 के बी की, 3 की और 4 की। 3 में दुष्प्रेरण, प्रयत्न और षड्यंत्र, और 4 में मेंबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 5 की, इसमें अलग है। क्लॉज 5 के लिए देखें आप, जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध कारित किया है संशयपूर्ण संशय देगा या छिपाएगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। इसमें प्रोवाइजो लिखा है, यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें संशय या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाता है। आप इसे समझें, इसमें क्या बात की गई है? एक तरीके से संगठित अपराध के जो व्यक्ति हैं, आप इसमें संशय हार्बर के लिए अंडरलाइन करेंगे। सबसेक्शन 5 के लिए हार्बर से याद करना है, सबसेक्शन 4 के लिए सदस्य से याद करना है, मेंबर से। संशय मैंने पहले भी पढ़ाया था आपके लिए, हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। संशय का मतलब होता है कोई व्यक्ति अपराध करके आया, उसने आपके लिए बताया कि भाई मैं अपराध करके आया हूं। यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम के परिप्रेक्ष्य में देखें आप क्या करते हो? उस व्यक्ति के लिए छिपाते हो, या एक तरीके से कहूं मैं संशय के संबंध में आप उसे भोजन, वस्त्र, एक तरीके से कहें हम खाना पीना, ये सारी चीजें हमने संशय में पढ़ी थी। आप ऐसी चीजें उपलब्ध करा रहे हो जानते हुए कि भाई आप अपराध करके आए हैं, फिर भी ऐसी कंडीशंस में आपके लिए क्या है? पनिशमेंट दी जाएगी। तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि कितनी पनिशमेंट होगी यदि आप ऑर्गेनाइज क्राइम में साश्रय पूर्वक का मतलब है आप जानते हुए, आपके लिए पता है कि ये अपराध करके आया है ऑर्गेनाइज क्राइम का, फिर भी आप उन्हें छिपा रहे हो कि सरकार इसे नहीं ढूंढ पाए या गवर्नमेंट इसे अरेस्ट नहीं कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए पनिशमेंट होगी। कितनी पनिशमेंट होगी यदि आप छिपा रहे हो? तो 2, एक तरीके से कहें हम 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और प्लस क्या होगा? जुर्माना होगा। और एक तरीके से कहें हम, फाइन कितना? 5 लाख से कम नहीं होगा, ठीक है। संशय में मैंने बताया था कि पति और पत्नी, आप सभी लोगों ने देखा था कि पति और पत्नी संशय के अंतर्गत नहीं आता है। यदि पत्नी कोई अपराध करके आई है और पति संशय करता है, यदि छुपाता है अपनी वाइफ के लिए, तो वो अपराध नहीं करता है। और दूसरी मैं कंडीशन में कहूं कि पति कोई अपराध करके आया है और पत्नी छिपा रही है, तब भी अपराध नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सबसेक्शन 6, क्लॉज 6 निकालें आप, जो कोई संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई, एक तरीके से हम कहें किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक, और प्लस क्या होगा? इसमें फाइन है होगा जो कितना? 2 लाख से कम नहीं होगा। इसमें आप अंडरलाइन करोगे, संपत्ति पर कब्जा रखता है। कौन सी संपत्ति पर? जो ऑर्गेनाइज क्राइम से अर्जित की है, ठीक। कितनी पनिशमेंट होगी भाई? इसमें लिखा है भाई 3 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी। ऐसी कंडीशंस में मैं बात करूं, 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो कितनी हो सकेगी? आजीवन कारावास तक की, प्लस फाइन है, और 2 लाख इसमें क्या है? जुर्माना है। अब मैं बात करूंगा सबसेक्शन 7 की। सबसेक्शन 7 क्या बात करता है? देखें आप, यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य की ओर से
या किसी भी सदस्य द्वारा ऐसी किसी जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति को कब्जे में रखता है जिसका वह समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता है, ठीक है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष तक की से कम की नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से के लिए भी दायी होगा जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। इसमें भी संपत्ति का कब्जे के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कौन सी संपत्ति, यानी जंगम या स्थावर संपत्ति की बात की गई है इसमें। और इसमें क्या कर रहे हो, आपके पास संपत्ति तो आई, लेकिन आप उसका अकाउंट वगैरह है वो नहीं बता पा रहे हैं, आप कहाँ से संपत्ति आई है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बताया है कि भाई आपके लिए पनिशमेंट होगी, 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, प्लस फाइन होगा, और फाइन कितना होगा, 1 लाख से कम का नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए हेडिंग और अंडरलाइन करवा देता हूं एक बार सेक्शन 111 की, जिससे क्या होगा आपके लिए हेडिंग, एक तरीके से हम कहें हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे मेंस में लिख सकते हो, तो एक बार आप इसकी हेडिंग लिख सकते हो। तो मैं हेडिंग बेस पे अंडरलाइन कराता हूं। पहला एक तरीके से हम देखें 2 में आप अंडरलाइन करोगे, जो 2 क्लॉज है उसमें आप अंडरलाइन करोगे संगठित अपराध के लिए, एक तरीके से कहें दंड, या आप जो संगठित अपराध लिखा है ना उसके आगे आप दंड भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें दंडी के बारे में बताया गया है, ठीक। उसके बाद क्लॉज 3 में लिखें आप दुष्प्रेरण, प्रयत्न और षड्यंत्र, अबेट्स, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, या आप जानते हुए या फैसिलिटेट करते हुए, ठीक है। मैं पूरा नहीं बोलूंगा, केवल हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें आप, बाकी अंदर तो आप लिख ही दोगे जब पढ़ोगे। सबसेक्शन एक तरीके से कहें क्लॉज नंबर 4 के लिए देखें हम सिंडिकेट, एक तरीके से संगठित अपराध, और जो सिंडिकेट करते हैं उसका सदस्य, आप मेंबर पे भी अंडरलाइन करोगे जब भी चलेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो सिंडिकेट है उसका कोई मेंबर है, ठीक है। 5 पे आप अंडरलाइन करोगे संश्रय, हार्बर। 6 पे अंडरलाइन करोगे आप संपत्ति पर कब्जा करना, एक तरीके से प्रॉपर्टी पे डिप्राइव्ड करना या पोजीशन में रखना, ठीक है। 7th में आप अंडरलाइन करोगे जंगम या स्थावर संपत्ति आपके पास आई है और आप उसका ब्यौरा नहीं दे पा रहे हो, एक तरीके से मैं कहूँ आप उसका अकाउंट वगैरह नहीं बता पा रहे हो, लेखा वगैरह नहीं बता पा रहे हो जंगम या स्थावर संपत्ति के संबंध में। दोनों संपत्ति आई हैं मैम सबसेक्शन 7 में, क्लॉज 7 में दोनों संपत्ति हैं, 6 में ऐसी कोई संपत्ति है नहीं है, तो कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए वो पूछ भी सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल माइनर एक तरीके से मैं कहूँ बिल्कुल माइनर मिस्टेक होगी हमसे, यहाँ पे चांसेस रहेंगी, तो हमें याद करते हुए चलना है। सारे ही मैंने सेक्शंस के लिए अंडरलाइन करा दिया है। उसके बाद आप निकाल लीजिए आप सेक्शन 112 से पहले आप एक बार और देख लें इसका अपराध का वर्गीकरण और देख लें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। अपराध का वर्गीकरण धारा 111 के अधीन अपराध कैसा होगा भाई, संज्ञेय होगा, संज्ञेय मैंने बताया था, ठीक। दूसरा हम बात करें अजमानतीय होगा, जमानत देना न देना, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक। तीसरा असमनीय होगा, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, प्ली बार्गेनिंग वाले प्रावधान एक तरीके से लागू नहीं होंगे ऐसे केसेस में। ट्रायल कौन के द्वारा माध्यम से चलेगी, ट्रायल चलेगी सेशन द्वारा, आपने देख ही लिया है पनिशमेंट के बेहाफ पे, तो इसमें बताया गया कि भाई सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल चलेगी, तो सेशन ही न्यायालय द्वारा ही उनका ट्रायल चलेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 112 क्या बात कर रहा है, 112 बात कर रहा है पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्या होते हैं छोटे संगठित अपराध, यानी एक तरीके से छोटे अपराध यानी लघु अपराध जिनकी एक तरीके से कहें हम नेचर है वो पेटी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो वो सेक्शन 112 में प्रावधानित है। चलिए देखते हैं क्या होती हैं पेटी ऑफेंसेस। तो जो कोई इसके लिए 2 क्लॉजेज में बताया गया है। क्लॉज नंबर फर्स्ट देखते हैं हम, जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के अपराधीकृत रूप से विक्रय, अपराधीकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य कारित करता है, तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। बहुत अच्छी चीज लिखी है इसमें, मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें लिखा है जो कोई समूह या टोली के द्वारा, समूह का मतलब होता है लोगों का समूह, 2 or more पर्सन, ठीक। एक व्यक्ति तो समूह नहीं बना सकता ना, क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ही समूह बनाएंगे, एक तरीके से हम कहें
तो समूह आप बना रहे हो ऐसी कंडीशंस में, अब क्या कर रहे हो, आप उस समूह को बना करके क्या कर रहे हो, कोई पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो। कैसे पेटी ऑर्गेनाइज, कौन कौन से अपराध हैं जो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में आते हैं, समझना धारा 111 और 112 में डिफरेंस, वो यहीं से क्वेश्चंस निकाल देंगे अपराध से संबंधित। हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, हमें पेटी ऑफेंस याद करना है और ऑर्गेनाइज क्राइम के ऑफेंस याद करना है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कराए थे सारे और उस पर पॉइंट वाइज कराए थे, इसीलिए कराया था। मुझे पता था कि आगे ये कंफ्यूज क्रिएट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। या तो आप एक व्यक्ति या संयुक्त रूप से, जॉइंटली रूप से भी कर रहे हैं, 2 और मोर पर्सन द्वारा। क्या क्या करते हो भाई, आप चोरी कर रहे हो, झपटमारी कर रहे हो, छल कर रहे हो, टिकटों का आपराधिक रूप से विक्रय कर रहे हो, ठीक है, शर्त लगा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, या आप लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय कर रहे हो, सेल ऑफ पब्लिक पेपर। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अभी यही अपराध चल रहे हैं वर्तमान समय में, अगर देखें हम। या अन्य समरूप कोई आपराधिक कार्य कारित करते हो तो ऐसे अपराध संगठित छोटे अपराध के अंतर्गत आते हैं। यानी तो आप पहला ऑफेंस पे नंबरिंग कर लें, यहाँ भी चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों का अनऑथराइज तरीके से सेल करना या कोई शर्त लगाना, अनऑथराइज तरीके से जुआ खेलना, लोक परीक्षाओं का विक्रय और अन्य कोई समरूप ऐसा आपराधिक कार्य। इंग्लिश में और अंडरलाइन कर लें आप। क्या क्या करते हो आप, या तो ज्वाइंटली रूप से या एक तरीके से कहें सिंगली रूप से थेफ्ट कर रहे हो, स्नैचिंग कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, अनऑथराइज सेलिंग कर रहे हो टिकट्स की, अनऑथराइज गैम्बलिंग वगैरह, जुआ वगैरह खिला रहे हो आप, सेलिंग कर रहे हो किसकी, पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, अंडरलाइन और इस पर राइट का निशान लगा लें आप, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन आएगा। कौन सा अपराध है, संगठित अपराध है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम है, छोटे संगठित अपराध है। तो ध्यान करना, छोटे संगठित अपराध हैं ना, तो आप संगठित अपराध में लगा दें इसे कि अरे वो तो पेपर लीक करवा रहे हैं, वो तो पेपर बेच रहे हैं, तो इसमें आना चाहिए। उसके बाद एनी कोई अदर कोई सिमिलर एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या माने जाएंगे, ये पेटी ऑर्गेनाइज काम माने जाएंगे। अब हम एक एक से इसे और रीड कर लेते हैं इनका। चोरी आप सभी लोगों ने देखा होगा, चोरी का अपराध क्या होता है, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के लिए बिना उसकी सम्मति से, ठीक है, जानबूझकर कपटपूर्वक आश्रय से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कौन सी संपत्ति के लिए, जंगम संपत्ति के लिए, तो उसे हम चोरी कहते हैं, ठीक। झपटमारी, इसे न्यूली एडेड लिख सकते हो आप, झपटमारी आईपीसी में नहीं था। स्नैचिंग, इसे जोड़ा गया है, स्नैचिंग का मतलब है चेन वगैरह गोल्ड की या कोई और चीज आप एक तरीके से लूट करके भाग रहे हैं, लूट नहीं कहेंगे, स्नैचिंग का अपराध था ना, एक तरीके से आप उसे लेके भाग रहे होंगे, ठीक है। हम सारे प्रावधान आगे डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल प्रावधान भी बताया गया है, तो उसे आगे डिस्कस करेंगे। छल करना है, आप चीटिंग कर रहे हो या आप टिकटों का आपराधिक रूप से विक्रय कर रहे हो, अनऑथराइज तरीके से आप टिकट के लिए सेल कर रहे हैं। ये क्या बात हुई, ये बात कर रहे हैं भाई टिकट के बारे में। टिकट आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैच वगैरह के या मूवी टिकट हॉल के, आप क्या कर रहे हो, अनऑथराइज तरीके से उन्हें ले रहे हो और कह रहे हो कि भाई अभी तो मिल रहा है 500 का टिकट, अभी मैच होगा ग्वालियर में तो अभी तो 500 का मिल रहा है, लेकिन भाई इकट्ठे खरीद लो 50-60 टिकट या 500-1000। अपने लिए पक्का पता है ये टिकट 500 में नहीं बेचेगा, ये टिकट बेचेगा 5000 में। आप अनऑथराइज तरीके से विक्रय तो कर रहे हो, पैसे ही तो कमा रहे हो गलत तरीके से, तो ये छोटे संगठित अपराध में आएंगे। और क्या कर रहे हो, आप कोई शर्त लगा रहे हो अनऑथराइज तरीके से, जुआ खेल रहे हो आप, जुआ तो सभी लोग जानते हो, ताश वगैरह खेलते हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कि यदि पैसे नहीं लगाए हैं तो जुआ आप खेल रहे हो तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। क्या है, एक तरीके से इंटरटेनमेंट होता है, जो एक तरीके से हम कहें कि एक तरीके से जो व्यक्ति हैं वो अपना क्या है फ्री बैठे हैं, तो उनने पैसा नहीं लगाया और वो ताश खेल रहे हैं, तो उनने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के माध्यम से बताया था। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था एक दिन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, जुआ खेलना अपराध है, ठीक। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, लोक परीक्षा
प्रश्न पत्रों का विक्रय कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो क्वेश्चंस पेपर। कौन से क्वेश्चंस पेपर के लिए? जो पब्लिक एग्जामिनेशन है, जिन्हें आप सेल नहीं कर सकते हो। कोई एग्जाम था, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं मैं, कोई एग्जाम था, आपने क्या किया, आपने कहा भाई एग्जाम है, उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगा, बोले मिल जाएगा, बोले समय से पहले, बोले हाँ ठीक है करा देंगे उपलब्ध, ठीक है भैया सेवा पानी करना पड़ेगी, बोले ठीक है कर देंगे, ठीक है 4 लाख चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है। उनने क्या किया, समय से पहले का मतलब क्या है, आज कल एग्जाम है और कल से पहले यानी आज रात में मुझे वो एग्जाम प्रोवाइड करा दे रहा है, कोई व्यक्ति के लिए आज एग्जाम दे रहा है वो पहले ही क्वेश्चंस लीक करके, ठीक है, और सुबह एग्जाम देना है, वो बढ़िया याद करके गया, सेम पेपर फंसा। एक तरीके से जो प्रॉपर तरीके से आप पेपर रीड कर रहे होंगे, जिसमें अभी एमपी पुलिस का या और अन्य एग्जामों का देख रहे हैं लोगों का, अभी एलिगेशंस आ रहे हैं, तो क्या है आप सेल कर रहे हो, तो आपके लिए भाई छोटे संगठित अपराध के मामले में आपके लिए दंडित किया जाएगा। आप पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए ऐसे एक तरीके से कहें हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो एक तरीके से सीक्रेसी ही खत्म हो जाएगी पब्लिक एग्जामिनेशन की। कोई भी व्यक्ति पैसा देगा, वो खरीदेगा और जॉब पा लेगा गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है ना। जो मेहनत करता है उसकी जॉब लगनी चाहिए, ठीक है। तो उसे रोक दिया गया है कि भाई ये अपराध है, पहले ये नहीं था, इसमें नहीं था आईपीसी में अपराध, ठीक है। इसके संबंध में मैं कहूं कि कई स्टेटों के अलग से भी एक्ट है। यदि आप पब्लिक क्वेश्चंस लीक करते हो तो वहां पे उस एक्ट के लिए और इसके लिए, तो ये जनरल लॉ है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रावधान है पहले वो प्रिवेल करेंगे। यदि नहीं दी है कोई चीज उसे क्लियरिटी से, तो फिर बीएनएस आएगी, ठीक है। तो समझें, एक राजस्थान का कोई एक्ट है, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है अभी, उसका कोई एक्ट नंबर ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, राजस्थान का ही है। उसमें बताया गया कि यदि आप प्रश्न पत्रों की चोरी करोगे पब्लिक प्रश्न पत्रों के लिए, तो ऐसी कंडीशंस में आप सेल वगैरह करोगे तो आपके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। उसका एक अलग से एक्ट है राजस्थान का, ठीक। उसके बाद आप ऐसा ही कोई अन्य अपराध कारित करते हो तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपने छोटा संगठित अपराध कारित किया है। अब मैं बात कर रहा हूं इसके स्पष्टीकरण की। स्पष्टीकरण निकालें आप। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए चोरी में चालाकी, चोरी के लिए अंडरलाइन करें आप, चोरी में चालाकी, अभी मैं बताऊंगा क्या होती है चोरी में चालाकी। यान, निवास गृह या कारावार परिसर, कार्गो में से चोरी, पॉकेट मारना, कार्ड स्कमिंग, ठीक है, सॉफ्ट लिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है। क्या बताया गया है इसमें एक्सप्लेनेशन में? चोरी बताई गई है यहाँ। क्या की चोरी कर रहे हैं आप? चालाकी से चोरी। चालाकी से चोरी मतलब, चालाकी से चोरी यानी दो व्यक्ति थे, उनने कहा भाई तू इसे पागल करना, तू इसे बातों में लगाना, मैं उसका बॉयलेट मार दूंगा पीछे से, ठीक है। उन्होंने कहा भाई कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। उसने धीरे से, दूसरे व्यक्ति ने उसका पर्स निकाल लिया। क्या कर रहे हो आप? चालाकी ही तो कर रहे हो, अपराधी तो कर रहे हो आप। दूसरा मैं बात करता हूँ यान द्वारा, जो बेसल वगैरह रहते हैं, या आप किसी निवास गृह से कर रहे हो, या कारावार या परिसर वगैरह होते हैं, या कार्गो से चोरी कर रहे हो, आप पॉकेट मार रहे हो, मैंने बताया अभी। एक तो एक तरीके से कहूं मैं, चालाकी से चोरी कर रहे हो। चालाकी किसी भी तरीके से की जा सकती है। एक पॉकेट मार रहे हो, आपके लिए बताया कि पीछे वाली जेब में वॉलेट है, आप आराम से निकाल लेते हो उसे। क्या कर रहे हो आप? छोटे संगठित अपराधी तो कर रहे हो। कार्ड स्मगलिंग, किसी का एटीएम मिल गया, आपके लिए पासवर्ड पता मिल गया, आपने उसके पैसे निकाल लिए, जितने भी कार्ड वगैरह होते हैं, डेबिट क्रेडिट जो भी है। उसके अलावा सॉफ्ट लिफ्टिंग के माध्यम से एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आपने देखा होगा, एटीएम सभी लोग यूज करते हैं। एटीएम का भी आप ऐसे छोटे संगठित अपराध के लिए रखा गया है कि आप ऐसा यदि कोई एक्ट करते हो तो वो छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत आता है। अब मैं बात करता हूं इसके पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट देखते हैं। जो कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दायी होगा। कितनी पनिशमेंट दी गई है? तो पनिशमेंट बताई गई है भाई 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु कितनी वर्ष तक की हो सकेगी? 7 वर्ष तक की हो सकेगी, प्लस फाइन होगा इसमें, ठीक है। तो 1 से तो कम देंगे ही नहीं। यदि आप छोटे संगठित अपराध कर रहे हैं तो 1 तो देंगे ही देंगे, ठीक है। दूसरी कितने तक की हो सकेगी? 7 वर्ष तक की। और क्या होगा? प्लस फाइन भी दिलाया जाएगा, ठीक। दूसरी हम बात करते हैं अपराधों का वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, उसके लिए भी डील करते हैं। धारा 112 के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, कॉग्निजेबल होगा,
अजमानती होगा, असमनीय होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि भाई ऐसा अपराध ट्रायल किया जाएगा किसके द्वारा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक, उसके बाद अब हम डील करते हैं सेक्शन 113 की। 113 क्या बात कर रहा है? और 113 पे आप देखें कई तरीके से ये अपराध देखने के लिए मिलते हैं आपके लिए, तो इनके लिए आप देखें जरा। 113 से पहले मैं थोड़ा एक बार 112 के जो पॉइंट हैं वो आपके लिए एक बार रिपीट करा देता हूं। जिनने अंडरलाइन नहीं किए हैं वो उन्हें अंडरलाइन कर ले। एक तो है चोरी, दूसरा है स्नैचिंग, झपटमारी, तीसरा है छल, चौथा है टिकटों का अपराधिकृत रूप से विक्रय करना, पांचवा है अपराधिकृत शर्त लगाना या जुआ खेलना, छठवा है लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय, और सातवां है कोई अन्य अपराध, अन्य आधार से आप क्या कर रहे हो, कोई आपराधिक एक्ट कर रहे हो, आपराधिक कार्य कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद इसके स्पष्टीकरण में भी अंडरलाइन कर लें आप। चालाकी से चोरी कर रहे हो, पॉकेट मार रहे हो, कार्गो में चोरी कर रहे हो, ATM से चोरी कर रहे हो, और घर से बाहर जो वाहन वगैरह खड़े हुए हैं आप उनसे चोरी कर रहे हो, इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 113 की, टेरिटरी एक्ट। क्या होते हैं? टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी कृत, आप सभी लोगों ने देखे होंगे अब। ठीक है, इस पे एक मूवी है 26/11, नाना पाटेकर जी की एक मूवी है 26/11 हमला, आप उसे देखना अगर जब भी फ्री हो। तो इस एक्ट, उस मूवी में बताया गया है कि आतंकवादी कृत्य होते क्या हैं, कैसे किए जाते हैं अपराध, टेररिस्ट एक्ट क्या होते हैं, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप उसे देखना और फिर मुझे बताना क्या इस सेक्शन से वो वास्तव में डील कर रही है मूवी, या रीड विद होना चाहिए या नहीं, या जो भी आपके भी समक्ष कोई ऐसी मूवी हो सकती है जो आतंकवादी है, जिसमें प्लेन वगैरह हाईजैक कर लिया जाता है बच्चों के लिए, एक तरीके से कहें हम स्कूल से निकलने के लिए, या कहीं भी हाईजैक कर लिया जाता है कि आप हमारी डिमांड करो सरकार से, कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप हमारी सरकार पूरी करो जब ही हम इन्हें छोड़ेंगे, ना तो हम इन्हें मार देंगे। ऐसी कई मूवियाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो आपके यहाँ जो मैं मूवी का नाम लेता हूँ ना, जब भी आप फ्री वो करें ना तो चेक जरूर किया करें ये सारी चीज़ें। क्या है, इससे हमारी रीजनिंग बनी रहती है माइंड में, वो हमें याद रहती है सारी चीज़ें। कई बार आप भूल जाओगे लेकिन आप मूवी नहीं भूल पाओगे। अरे वो आतंकवादी कृत्य में, अरे 26/11 थी, अरे वो 113 से संबंधित थी। ठीक है, तो हमें ये हमेशा ही याद रहता है जब हम रीड। अब KM नानावटी का मैंने केस बताया था, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से, अब वो हमेशा ही याद रहेगा कि भाई गंभीर और अचानक प्रकोपन सेक्शन 111 के 101 के जो अपवाद पड़ रहे थे ना, हत्या के अपवाद, उनमें याद आया था जो KM नानावटी पे रुस्तम मूवी आई थी। तो कभी नहीं भूलेंगे, उसकी स्टोरी पूरी आ जाएगी। यदि हम आप भूल भी गए ना तो आप उसकी स्टोरी क्रिएट करके लिख दोगे केस लॉ में। केस लॉ नहीं आ रहा है, KM नानावटी वर्सेस आ गया आपके लिए, KM नानावटी आ गया। ठीक है, तो तब भी आप उस केस के माध्यम से स्टोरी लिख देंगे 2-3 लाइन में, यदि आपने मूवी देखी है तो। ऐसे ही इसमें आतंकवादी कृत्य के लिए देखें, यदि आपके लिए कभी भी कोई चीज प्रावधान क्लिक नहीं हो रहा है तो क्या रहता है, कई बार हम चीजें के लिए, हालांकि वो प्रॉपर नहीं है चीजें, लेकिन कई बार क्या रहता है, हम ऐसी चीजें कनेक्टिविटी करके हमारा माइंड ऑटोमेटिक कार्य करने लगता है और हम चीजें सही, उसका अनुमान के आधार पर भी हम चीजें लिख देते हैं। ठीक है, लॉ है तो हमारे लिए सारी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखना चाहिए, लेकिन जब आप ऐसे वगैरह लिखेंगे तो उसमें अपनी लैंग्वेज का भी यूज होता है। ठीक है, मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ। आतंकवादी कृत्य होते क्या हैं, हो सकता है अभी हमला हुआ था, कई हमले होते रहते हैं, पुलवामा वगैरह अटैक हुआ, और भी कई हमले हैं ऐसे जो होते रहते हैं। तो हमें उन्हें देखना है आतंकवादी कृत्य, आतंकवादी किस तरीके से हमला करते हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए उकसाते हैं, किस तरीके से वो उन्हें शामिल करते हैं आतंकवादी एक्ट करने के लिए। ठीक है, एक तरीके से कहें हम ब्रेन ब्रॉश करते हैं वो लोगों का। ठीक है, वो कैंप वगैरह ट्रेनिंग वगैरह दिलाते हैं, अरे तुम्हारे लिए ये प्रॉफिट हो जाएगा, अरे हमें उनने ये बताया है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इतना प्रॉफिट होगा इन चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें क्या रहता है, उनका ब्रेन ब्रॉश करके लोगों से अपराध कराया जाता है। हो सकता है कई लोग उसमें इनोसेंट भी रहते हैं, उन्हें कोई पता नहीं रहता है, लेकिन क्या रहता है, उन्हें इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि व्यक्ति ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाते हैं। तो आज हम आतंकवादी कृत्य के लिए मैंने बताया आपके लिए, अब मैं इसके लिए रीड करता हूं। तो देखते हैं आतंकवादी कृत्य, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या भारत की आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में
जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से। चलिए इसी के लिए डील करते हैं, फिर मैं आगे डील करूंगा। इसमें लिखा है भाई आप क्या क्या कर रहे हो आतंकवादी कृत्य में, टेररिस्ट एक्ट में आप क्या क्या कर रहे हो। आप कर रहे हो राष्ट्र भारत की जो एकता है ना, उसे आप भंग कर रहे हो। अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए, राज्य की जो सुरक्षा है, एक तरीके से भारत की आर्थिक सुरक्षा एक तरीके से आप संकट में डाल रहे हो, या ऐसा आप एक्ट करने का आपका इंटेंशन है और संभावना है भारत में या किसी विदेश में। अंडरलाइन करेंगे इंडिया में या फॉरेन कंट्री में, विदेश में भी आएगा इसमें, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप आतंक फैला रहे हो, ठीक है, आतंक फैलाने की आपका इंटेंशन है, तो ऐसी कंडीशंस में ऐसे क्या है माना जाएगा कि आप टेररिटरीज एक्ट कर रहे हो, आप एक तरीके से टेररिस्ट एक्ट कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं इसमें एक क्लॉज क्या बात करता है। इसमें बात कर रहा है बम, डायनामाइट, अन्य विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, अग्नायुध या अन्य प्राणहार आयुधों या विषों या अपायकार गैसों या अन्य रसायनों वगैरह या परिसंकट की प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों या चाहे वो जैविक या रेडियोधर्मी न्यूक्लियर वाले हों या अन्यथा या किसी भी प्रकृति के हों, किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके कोई ऐसा कार्य करता है जिससे क्या क्या होता है अभी हम डील करेंगे। अभी हम देखते हैं बम, आप सभी लोगों ने देखा होगा, बम डायनामाइट मूवी वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं ये, ठीक है। या हम कहें कोई ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ का मतलब होता है कोई गैस वगैरह है, आप उसमें जैसे ही आग लगाओगे आग तुरंत लग जाएगी। पेट्रोल हुआ, कोई अन्य पदार्थ भी हो सकता है ज्वलनशील में, ठीक है, या बारूद वगैरह हुई, और एक तरीके से हम कहें विष वगैरह, या कोई आप ऐसी गैस वगैरह के माध्यम से छोड़ते हो जिससे क्या है एक तरीके से आतंकवादी कृत्य के अंतर्गत आती हैं सारी चीजें, जिससे लोगों के लिए एक तरीके से हम कहें हानि बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, वो नहीं तो कहेंगे आतंकवादी कृत्य। दूसरी हम बात करते हैं, इसमें कुछ एक तरीके से कहेंगे सबसेक्शंस दिए गए हैं। तो सबसेक्शंस फर्स्ट बताया गया है इसमें, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है। जो आप एक्ट कर रहे हो ना ए के अकॉर्डिंग, उससे क्या क्या चीजें उपलब्ध, एक तरीके से कहें हम क्या क्या चीजें आप अपराध के अंतर्गत आ रही हैं। नीचे जो क्लॉज दिए एक तरीके से सबसेक्शन दिए गए हैं उन्हें पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। मृत्यु हो रही है या क्षति हो रही है किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है, या किसी संपत्ति के लिए हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, या संभावना है, या एक तरीके से कहें भारत में या किसी विदेश में एक तरीके से आप विघ्न डाल रहे हो ट्रांसपोर्ट से संबंधित, या आप क्या कर रहे हो सिक्के वगैरह के संबंध में, या कूटकृत भारतीय कागज के करेंसी नोट्स हैं, या तस्करी वगैरह कर रहे हो आप ऐसी कंडीशंस में जिससे आर्थिक स्थिरता को नुकसान हो रहा है, जो हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशंस है उसको संभावना है ऐसा नुकसान होने की, या हम कहें भारत सरकार की जो प्रतिरक्षा है एक तरीके से कहें, या भारत सरकार या राज्य सरकार है कोई अभिकरणों के माध्यम से आप ऐसी कोई चीज उपयोग करते हो जिससे भारत में या विदेश में किसी संपत्ति के लिए नुकसान या विनाश होता है हो या होने की संभावना है। किन किन चीजों से संभावना है मैंने बताया, बम, डायनामाइट, जो हमने ऊपर एक क्लॉज में पढ़े हैं, उनसे क्या हुआ, ये सारी चीजें उत्पन्न होंगी किसी व्यक्ति के लिए, संपत्ति के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सारी चीजों के लिए क्षति होती है, यही तो आते हैं इसमें। उसके बाद आप क्लॉज बी देखें, इसमें क्लॉज बी बात करता है लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है। क्या कारित कर रहा है कोई व्यक्ति आपराधिक बल के माध्यम से या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से या प्रयत्न करके, कोई जो पब्लिक फंक्शनरी रहती है, लोक कृत्यकारी कार्य रहते हैं, उनके लिए हानि पहुंचा रहा है या प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, या ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नर वगैरह, राज्यपाल वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह, उनकी मृत्यु कारित कर रहे हो आप, ठीक है, कोई ऐसा पब्लिक फंक्शनरी जो ड्यूटी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो, अभी आएगा ऐसे देखेंगे, इसके स्पष्टीकरण में बताया गया है पब्लिक फंक्शनरी एक्ट होते क्या है। सी क्लॉज बात करता है कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, व्यापहरण या अपहरण कारित करता है, या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति करने की धमकी देता है जो भारत सरकार या राज्य सरकार का संगठन किसी विदेशी की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर
सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने में प्रवृत्त करने के लिए, बाध्य करने के लिए अन्य कार्य करता है, तो ऐसा आतंकवादी एक्ट बताया गया, आतंकवादी कार्य बताया गया है। ऐसी चीज के लिए क्या कार्य कर रहे हो आप? किसी व्यक्ति के लिए डिटेन कर रहे हो, किस पर्पज से? व्यापरण या अपहरण कर रहे हो, किस पर्पज से? पर्पज क्या बता रहा है यहाँ? किसी व्यक्ति के लिए, आपके लिए मारना है या क्षति पहुंचाना है, या भारत सरकार का कोई सदस्य है या राज्य सरकार का कोई सदस्य है या कोई विदेश का है या अंतर्राष्ट्रीय का कोई सदस्य है, एक तरीके से हम कहें, या कोई संगठन है या अन्य व्यक्ति को किसी कार्य करने या कार्य करने से आप रोक रहे हो, उसकी ड्यूटी आप उसे परफॉर्म करने से रोक रहे हो। आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं करोगे, जबकि ड्यूटी है उसकी, पब्लिक सर्वेंट है वो, ठीक है। या आप उसे बाध्य कर रहे हो कोई अन्य कार्य करने के लिए, तो ऐसी कंडीशंस में ये सारी चीजें क्या है? आतंकवादी एक्ट के अंतर्गत आती हैं, एक तरीके से टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। हम आपके बच्चों के लिए मार देंगे अगर आपने ऐसा कार्य नहीं किया। आप सरकारी से तो डिमांड कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। अब स्पष्टीकरण देखें, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए लोक कृत्यकारी से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है। यानी जो पब्लिक फंक्शनरी है वो कौन कौन से इसमें आएंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल ने जिन्हें अथॉरिटी दी गई है या नोटिफाई किया गया है, कहाँ पे? ऑफिशियल गजट में। आप देखते होंगे सारी चीजें, राज्यपाल, प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें जितने भी अधिकारी वगैरह रहते हैं ना, उनका एक ऑफिशियल गजट निकलता है, नोटिफिकेशन, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पब्लिक गवर्नमेंट हो, अलग अलग सरकारों के माध्यम से निकाला जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग आता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ सबसेक्शन बी की। बी में क्या है? कूटकृत भारतीय करेंसी की बात कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? भारतीय करेंसी के लिए कूटकृत कर रहे हो। तो लिखा है इसमें से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचना न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात की ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति या करने के अनुरूप या अन्य रूप से घोषित की गई है। इसमें बात की गई है भाई कूटकृत भारतीय करेंसी। आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से जो भारतीय करेंसी है ना, आप उसमें क्या कर रहे हो? उसमें काट छांट कर रहे हो, उसे बना रहे हो उसी जैसी, ठीक। किस पर्पज से? कि लोगों के लिए इसे चलाया जा सके। और सामने वाली जो अथॉरिटी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एक तरीके से करेंसी जारी करती हैं, उनकी जांच करने के पश्चात ऐसा लग रहा है उन्हें कि करेंसी जो भारतीय करेंसी है उसमें किसी ने एक तरीके से उसमें चेंजिंग वगैरह की है, जिसे डिक्लेयर्ड कर दे एक तरीके से कहें हम, जो गवर्नमेंट है, कि ये हमारी करेंसी नहीं है। ये आपने एक तरीके से एग्जामिनेशन करेगी, वो भी कूटकृत भारतीय सिक्के की, कि वास्तव में जो हमने जारी किया था वही है या कोई दूसरा नोट है। तो उसकी एक एग्जामिनेशन करेगी अथॉरिटी, जिसे भी अथॉरिटी के लिए ऐसा है, और नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएगी, वो नोटिफाई करके, या फॉरेंसिक अथॉरिटी वगैरह रहती हैं, वो बताएंगे कि भाई ये हमारी करेंसी नहीं है। ऐसी कंडीशंस में जो भी फीचर्स वगैरह रहते हैं इंडियन करेंसी के, की फीचर्स वगैरह रहते हैं। की फीचर्स का मतलब आप देखते हो जो नोट वगैरह आता है ना, आप गौर से देखना, उसमें एक तरीके से एक धारी खिंची रहती है, उस पर लिखा रहता है, ठीक है। तो वो क्या रहता है? एक तरीके से कहें हम, की है सिक्योरिटी फीचर की, यानी जो 500 का या 10 एक तरीके से कहें हम 100 का नोट्स है या 50 का नोट्स है, तो उसमें क्या रहता है? उसमें वो धारी है, वो डिक्लेयर्ड करती है कि करेंसी ओरिजिनल है, ठीक है। वो हर जगह ऐसे आम व्यक्ति के लिए नहीं मिलेगी वो करेंसी, वो एक तरीके से वो कहें हम, उसे प्रॉपर नहीं कर पाएगा वो। उसमें इसी के लिए बोलते हैं हम सिक्योरिटी फीचर, जो फीचर की रहती है, ठीक है, एक तरीके से जिसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया जा सके कि भाई ये हमारी करेंसी है भी या नहीं है। तो हर चीज पे फीचर ही तो डालेगा लोगों के माध्यम से। तो ऐसे ही करेंसी में भी रहता है भाई, कि हमारी है कि नहीं, हम अभी बता देंगे आपके लिए। जो भी उनके सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह रहते हैं, जहाँ भी मुद्रा छपती है, वो बता देंगे तुरंत, नहीं है हमारी। उनके पास कुछ ऐसी चीजें रहती हैं चेक करने के लिए, ठीक है। सारी चीजें हालांकि हमारे पास भी देखते हैं हम, उस पर 500 के नोट के लिए ऐसे करके, या 100 के नोट के लिए, तो उसमें देखते हैं हम उस पर लिखा आ रहा है कि नहीं, धारियाँ प्रॉपर आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद सबसेक्शन 2 देखें आप, या क्लॉज 2 देखें आप, जो कोई आतंकवादी का कृत्य कारित करेगा, क्या करेगा? इसमें पनिशमेंट की बात की गई है। ए और बी में इसमें पनिशमेंट दी गई है। यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित
होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। भाई यदि आप आतंकवादी कृत्य के माध्यम से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हो तो क्या पनिशमेंट होगी आपके लिए, तो बताया गया है आपके लिए मृत्यु होगी, आजीवन कारावास होगी और जुर्माना से दंडनीय होगा। जुर्माना इसमें बताया नहीं है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा हम क्लॉज बी की बात करें एक तरीके से, अन्य अपराध के मामले में, अन्य अपराध के मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अन्य मामले में मतलब ओपति या घोरोपति करते हो तो ऐसी कंडीशंस में या अन्य मामले में बताया गया है तो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। ऐसी अवधि के कारावास से कितनी पनिशमेंट होगी, 5 वर्ष से कम नहीं होगी, 5 तो देंगे ही देंगे। ठीक है, किंतु आजीवन कारावास तक की होगी और प्लस फाइन होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कम पनिशमेंट बताई गई है। उसके बाद क्लॉज 3 देखें आप। क्लॉज 3 बात करता है कि जो कोई आतंकवादी कृत्य को कारित करने का प्रयत्न, षड्यंत्र करता है या पक्ष समर्थन, दुष्प्रेरण करता है, सलाह देता है या उद्दापित करता है, प्रत्यक्ष रूप से यह जानते हुए कि उसे शुक्र बनाता है या किसी आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। क्या बात की गई है इसमें भी देखते हैं हम। आतंकवादी कृत्य अंडरलाइन करें, षड्यंत्र और प्रयत्न कर रहे हो आप या पक्ष समर्थन कर रहे हो या एडवोकेट एडवाइस दे रहे हो आप, इंसिट कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आप किसी व्यक्ति के लिए फैसिलिटी, एक तरीके से कहें हम फैसिलिटी प्रदान करा रहे हो आप, किस पर्पज से, षड्यंत्र या प्रयत्न के पर्पज से। ठीक है, आप जानते हो डायरेक्टली रूप से इनडायरेक्टली रूप से कि ये आतंकवादी कृत्य है, प्रारंभ से आपके लिए नॉलेज है या प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य कारित करते हो कि भैया हम कर रहे हैं आपकी सहायता करो, आप ऐसा है आतंकवादी कृत्य, तो आप क्या कर रहे हो, ऐसी अवधि में आप अपराध कर रहे हो और आपके लिए पनिशमेंट मिलेगी। कितनी पनिशमेंट मिलेगी उसके लिए देख लेते हैं। पनिशमेंट होगी जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास प्लस फाइन है। ठीक है, क्लॉज 4 देखें इसका। क्लॉज 4 बात कर रहा है जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग पे अंडरलाइन कीजिए, प्रशिक्षण की बात की गई है यहाँ, देने के लिए किसी कैंप या किसी कैंपों का आयोजन करता है या आयोजन किया जाना कारित करता है या आतंकवाद कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति को या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती कारित करता है या भर्ती किया जाना कारित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी क्या होगा, दायी होगा। क्या बात कर रहे हैं भाई, क्लॉज 4 बात कर रहे हैं भाई, आप प्रशिक्षण दे रहे हो। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग दिला रहे हो। तो हम क्लॉज 4 के लिए डिस्कस करा रहे थे कि जो कोई आतंकवादी कृत्य कर रहा है या एक तरीके से कहें हम ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है या एक तरीके से देखें हम ट्रेनिंग के साथ साथ वो भर्ती हो रहा है, ऐसा जानते हुए किसी कैंप में के क्या है आतंकवादियों का कैंप चलाया जा रहा है और वहां पे आप ज्वाइन कर रहे हो या भर्ती हो रहे हो, ऐसी कंडीशंस में आपके लिए कितनी पनिशमेंट होगी, तो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी क्या होगा, दायी होगा। ठीक है,
अब मैं क्लॉज 5 की बात करता हूं। जो कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, जो आतंकवादी के कृत्य में अंतर्वलित है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ये बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो आतंकवादी संगठन का मेंबर भी है ना, सदस्य भी है भाई साहब, तब भी अपराध है। आतंकवादी कृत्य में ऐसी अवधि के कारावास से, मेंबर के लिए सजा सुन लें कितनी सजा है, जो ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगी जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी प्लस फाइन है। आप जानते हो कि संगठन चल रहा है, आप मेंबर हो, उस मेंबर में कोई भी हो सकते हैं। आप मेंबर का मतलब क्या होता है? आप या तो ट्रेनिंग दिला रहे हो, आप फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हो, आप उन्हें बता रहे हो, आप चीजें गन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हो, आप सारी चीजें जितनी भी हैं, बम वगैरह, ग्रेनाइड वगैरह, न्यूक्लियर वगैरह, ये सारी चीजें आप बता रहे हो, कहाँ पे अगला हमला है, कहाँ पे अगला कैंप है। जो भी सदस्य है, कोई भी हो सकता है, जो भी उसमें एंगेज है, उसके लिए भाई सजा बताई गई है कि आजीवन कारावास और प्लस फाइन है। ठीक है, उसके बाद मैं क्लॉज 6 की बात कर रहा हूं। क्लॉज 6 के लिए देखें कि जो कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध कारित किया है, साक्ष्य पूर्वक उसे संश्रय देगा, छिपाएगा, संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जुर्माने के लिए भी दायी होगा। प्रभावी जो बात करता है, यह उपधारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिसमें संश्रय एक तरीके से कहें छिपाने का कार्य है वो पति या पत्नी द्वारा किया जा रहा है। तो क्लॉज 6 के लिए देखें हम, जो कोई जानते हुए, मतलब उसे पता है कि हाँ आतंकवादी एक्ट हैं, जो एक तरीके से कहें हम कार्य हैं वो कराए जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हो आप ऐसी कंडीशंस में? आप करा रहे हो आतंकवादी जो संश्रय है, संश्रय में मैंने बताया था आप उसे फैसिलिटी प्रदान कर रहे हो, जैसे कि खाना, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें आप पता है आपके लिए कि उनका सदस्य है। ठीक है, यह जो आतंकवादी संगठन है उनका है, कई सारे आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में आप साक्ष्य पूर्वक, यानी इंटेंशन है आपका कि आतंकवादी कृत्य का अपराध कारित करता है, आप जानते हुए क्या कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति के लिए संश्रय दे रहे हो या छिपा रहे हो। किसी ने पूछा, कोई अथॉरिटी ने, क्यों भाई आपके पास ये व्यक्ति है क्या? बोल रहे नहीं है, पता, जबकि आप ही के यहाँ छुपा हुआ है वो। ऐसी कंडीशंस में यदि आप ऐसा छिपाओगे या प्रयत्न करोगे तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए 3 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दायी होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि पति पत्नी यदि एक दूसरे के लिए छिपाते हैं तो इसके अंतर्गत, संश्रय के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। इसका क्लॉज 7 देखें। क्लॉज 7 बात कर रहा है कि जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। इसमें क्या बात कर रहा है? इसमें बात कर रहा है आतंकवादी कृत्य के बारे में। आप क्या कर रहे हो, कोई संपत्ति वगैरह है, आतंकवादी कृत्य कारित करने के लिए आप कोई संपत्ति अर्जित कर रहे हो, जानते हुए कि आतंकवादी कृत्य के लिए एक तरीके से हम फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, या कोई ऐसी संपत्ति है आप कब्जे में रख रहे हो, कोई गने वगैरह है, आपके लिए पता है कि आतंकवादी संगठन वहां हमला करेगा, अब हमें कुछ समय के लिए इनकी गने रखना है। आप क्या कर रहे हो? अपराधी तो कर रहे हो, संपत्ति में आएगी, जंगम संपत्ति में गन वगैरह है। ठीक, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अवधि के कारावास से कितनी सजा होगी यदि आप ऐसा कार्य कर रहे हो, कोई आतंकवादी कृत्य की कोई चीज आप रख रहे हो, कब्जे में रख रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और एक तरीके से जुर्माना भी होगा। आपके लिए सजा होगी वो आजीवन कारावास प्लस फाइन होगा। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण बात कर रहा है वो, इस पे आप VIP लिख लें और स्टार बना लें, यहाँ से क्वेश्चन आने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है कि संदेह को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी यह विनिश्चित करेगा कि क्या इस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाए। इसमें बात कर रहे हैं भाई, जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, UAPA एक एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, जो MPADPO का भी सब्जेक्ट है।
अब इसके अंतर्गत यदि कोई अपराध किया गया है या कोई रजिस्टर्ड होता है तो ऐसी कंडीशंस में भाई संदेह से दूर परे होने के पर्पज से एक तरीके से इसकी जो एक तरीके से हम कहें डिसीजन कौन लेगा ऐसे मामले में, एफआईआर वगैरह के मामले में, कि इसकी होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पुलिस अधीक्षक यानी जो एसपी रैंक की अधिकारी होगा वो क्या करेगा, मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाए या नहीं किया जाए वो बताएगा। ऐसे तो कोई भी पहुंच जाए, हस्बैंड वाइफ लड़ गए, उन्होंने कह दी भैया नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा आपस में लड़ गए, उन्होंने कह दी कि नहीं वो अपराध हो रहा है, ठीक है। कोई वैसा ही आपस में छोटा मोटा अपराध हुआ, आपने कह दिया ये यूएपीए में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भाई उसकी कौन जांच करेगा, डायरेक्ट एफआईआर थोड़ी कर लेंगे, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, बराबर से उनकी प्रॉपर जांच रहती है, इन्वेस्टिगेटिव टीमें रहती हैं, वो भी तो परेशान रहती हैं सारी चीज़ें। तो बताया गया भाई छोटा मोटा अपराधी, छोटा मोटा अधिकारी चेक नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए सीधा एसपी रैंक या उससे जो हायर रैंक का अधिकारी है, एसपी से नीचे का नहीं होगा, ऊपर का हो सकता है, वो इसकी क्या है जांच वगैरह ये सारी चीजें करेगा। इसके बाद हम देखते हैं अपराध का वर्गीकरण क्या होता है। धारा 113 के अधीन अपराध संज्ञेय, अजमानती, असमनीय और सेशन न्यायालय द्वारा क्या होगा, विचारणीय होगा। ऐसे अपराध के लिए क्या है विचारण कौन कौन करेगा, तो अपराध के लिए बताया गया है ऐसा अपराध होगा कॉग्निजेबल, अजमानतीय, असमनीय और संज्ञेय, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हो कि जेएमएस लॉ क्लासेस के माध्यम से जुडिशरी मिशन सक्सेस, एमपी एडीपीओ एवं एमपी सिविल जज अदर जुडिशरी के संबंध में आज हमने न्यूली एडेड प्रावधानों के लिए डिस्कस किया है डिटेल से। तो यदि हमारे सेक्शन 111, 112, 113 यदि आपके लिए समझ में आए हों तो, और आपके लिए भविष्य में ऐसी हमारे जो चैनल के माध्यम से आपके लिए जो वीडियो हैं, यदि इनसे कोई भी जानकारी प्राप्त हो सकती है लीगल के माध्यम से, यदि आपके लिए कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिए सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और बताएं, आप ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।